हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को सम्मान, छोटों के प्यार के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए, आज का हम लोग का क्लास रहेगा कथन से संबंधित। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख कथन आते हैं वो कहाँ से आते हैं और याद नहीं होते हैं किसके कथन हैं, ये बड़े जो है टिपिकल लगते हैं। इसका हमने एक क्लास बनाया है, देखा जाए तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग गणेश जी का नाम लेते हुए, श्री गणेशाय नमः। और ये पिछली क्लास में आपको हमने दिया था हिस्ट्री क्लास कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे चैप्टरों को समाप्त करना होगा। जैसे प्रमुख कथन, भारत के गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति, प्रमुख व्यक्तित्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी का आंदोलन, नरम दल की गतिविधियां, गरम दल की गतिविधियां, कृषि आंदोलन और घटनाओं के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और इसके साथ अन्य भी कथन, अन्य भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आज हम लोग की ये पहला क्लास रहेगा, ये प्रमुख कथन सा। ठीक है, इसके विषय में हम लोग देखा जाए तो, और आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कथन से संबंधित जो घटनाएं घटी हैं, किसने क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, वो सब मैं इस लेक्चर में देने जा रहा हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, आते हम लोग देखा जाए पहला कथन है। पहले तो आपको ये है कि आप लोग को पढ़ाना मुश्किल है क्योंकि आप लोग भाई नेट पीएचडी वाले हो, संसार को पढ़ाते हो, तो आपको कौन पढ़ा सकता है। इसलिए मैं पढ़ाने से पहले आपके एग्जाम में प्रश्न आए हैं और उसके क्या आंसर हुए हैं, इसलिए मैं इसको दिखाता हूँ। देखिएगा, ये 13 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट के पेपर था। आया था, किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह वस्तु है भारतीयों की स्वतंत्रता। और मैं इसको सालवर्ड में हल करा चुका हूँ, CR दास ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना और नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी, तो अबुल कलाम आजाद, नहीं ये नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। ठीक है, इसके विषय में दांडी यात्रा के विषय में दो ही का बात कहा गया था। एक सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन कहा था और मोतीलाल नेहरू ने श्री राम की यात्रा से संबंधित बातें कही थी। तो ये प्रश्न है। और उसके बाद प्रश्न आया है, देखिएगा तीसरा प्रश्न है कि वेदों की ओर वापस लौटो। ये 15 दिसंबर 2018 के पेपर में आया था कि वेदों की ओर वापस लौटो किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग का कि जानसोर का कथन है कि जमींदार भूमि का मालिक है एवं स्वामित्व अस्थाई है। यह कथन तब कहा जाता है जब भारत में जो है अस्थाई बंदोबस्त की बात आती है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है अस्थाई बंदोबस्त आती है और कॉर्नवालिस स्वयं एक जमींदार रहते हैं और उसमें एक कथन कहा जाता है कि जमींदार भूमि का मालिक है, वह स्वामित्व अस्थाई है। आप जानते होंगे भारत में अंग्रेजों ने उपनिवेश 3 माध्यम से किया। 3 सत्र में इनके विषय में पढ़ा जाता है। तो ये सत्र था, ये पहले सत्र से संबंधित था। जेम्स ग्रांट का कथन है कि संघर्षकर्ता जब चाहे हटा सकता है। जब भारत में जो है जमींदारी प्रथा था उस विषय ये कथन कहा गया था और एक अंग्रेज से, नाम क्या था, जेम्स ग्रांट। TR होम्स का कथन है कि बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है और RC मजुमदार का कथन है कि सिपाही विद्रोह है। 1857 की जब प्रथम क्रांति हुई थी कैनिंग के समय, तो उस समय ये कथन आए थे। तो याद रखिएगा, पूछेगा आपके एग्जाम में कि सिपाही विद्रोह किसने कहा, तो RC मजुमदार ने कहा। किसको कहा? 1857 के विद्रोह को। और बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध है, ये किसने कहा, तो TR होम्स ने कहा। ठीक है, आते हैं दूसरे पेज पर। BD सावरकर का कथन है कि एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। और BD सावरकर के विषय में आप जानते होंगे, अभिनव भारत के विषय में, कि इन्हीं को सरकारी पुस्तक लिखने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और भारत की प्रथम सरकारी पुस्तक का नाम है 1857, जिसको डॉक्टर सेन ने लिखा था। ठीक है, और यहाँ आपको क्या हल करना है कि एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, और ये किसने कहा, BD सावरकर ने। कब कहा? 1857 की जब क्रांति होती है उस समय। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, एक कार्ल मार्क्स विषय में आप जानते होंगे, जिन्होंने दास कैपिटल नामक किताब लिखा, और उनके विषय में कहा जाता है कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में कहा जाता है कि करोड़ों लोग उसे शैतान समझकर पत्थर मारते हैं और लाखों लोग उसे देवता समझकर पूजा करते हैं, यह किसके विषय में कथन कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स के विषय में कहा जाता है। जैसे आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो समुद्रगुप्त के विषय में कहा जाता है कि वह भारत का कौन सा शासक था
कि जब नाराज हो जाए तो कुबेर के, जब नाराज हो जाए तो यमराज के समान लगता है, और जब खुश हो जाए तो कुबेर के समान लगता है। समुद्रगुप्त के विषय में ये बातें कही जाती हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, और आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपसे अभी से और हमसे आप क्लास ले रहे हैं, एग्जाम के जो भी प्रश्न उनको पूछना है पूछे, आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए, और मैं भी साथ तैयार हूँ आपको तैयारी कराने के लिए। सुअरपन, अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसको सुअरपन किसने कह दिया, या किसने कहा घिनौनी, या अंग्रेज की नीतियों को कहने वाला किस विचारवादक का कथन था? तो कार्ल मार्क्स का ये कथन था, सुअरपन या घिनौनी। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का कथन था, आप लाल किला छोड़ दीजिए। लाल डलहौजी के विषय में जानते होंगे आप। डलहौजी कहता है कि आप लाल किला छोड़ दीजिए, क्योंकि डलहौजी आप जानते होंगे भारत में रेल व्यवस्था, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था लाने वाले कौन थे? डलहौजी थे। डलहौजी ने हड़प की नीति लाया था। डलहौजी ने कुछ भारत में अच्छा भी काम किया था, जैसे भारत में शिक्षा का मैग्ना आउट डिस्पैच 1854 में लाया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उन्हीं के देन है, स्टार्टिंग उन्होंने किया था। 1854 में रुड़की में उसने सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। भारत की राजधानी कलकत्ता गर्मी की अन्य मौसम में रहेगा, गर्मी के दिनों में शिमला को कर दिया। डलहौजी की देन है। डलहौजी जो है हड़प नीति के तहत जो है, याद रखिएगा, वो उसकी मंशा थी। उनका कहना था कि अगर आपके पुत्र नहीं हैं, दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हैं, और राज अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। उन्हीं का कथन था कि आप लाल किला छोड़ दीजिए। यानी एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में किसका कथन था कि आप लाल किला छोड़ दीजिए? तो डलहौजी का कथन था। ठीक है। डलहौजी के बाद कौन आते हैं? कैनिंग। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित रहेंगे, और आपको अगर अभी तक गवर्नर जनरल के विषय में न समझ में आता हो, उस क्लास को देखिएगा, एकदम दिमाग में चपक जाएगा, याद हो जाएगा आपको। ठीक है। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैं एक चीज बता दूं, देखिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, पिछले वर्ष 50 में जो लोग पेपर दिए थे असिस्टेंट प्रोफेसर का, और जिनका 1-2 नंबर रुक गया था, वो मेरे इस क्लास को या किसी क्लास को देखिएगा। तो आपको अगर पिछली वर्ष में आपको पढ़ा रहा होता, या ये क्लास आप देख लिए होते, तो 1-2 नंबर से आपकी सर्विस में आप होते, इंटरव्यू कॉलिंग तो हो ही गई होती। समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान से सभी वीडियो को देखिए, बिल्कुल रिसर्च करके, एनालिसिस करके, और ईमानदारी से सारी क्लासेस बनाए जाते हैं, और निश्चित है इससे प्रश्न फंसेंगे आपके एग्जाम में, समझ लीजिए। डलहौजी कथन क्या था? आप लाल किला छोड़ दीजिए। अंग्रेज जब भी पैसा मांगते थे अवध से, अवध राज्य से, तो अवध राज्य जो है उनको पैसा दे देता था। इसीलिए इतिहासकारों का कहना था कि अंग्रेजों का दुधारू गाय किस राज्य को कहा जाता है? तो अंग्रेजों का दुधारू गाय अवध को कहा जाता था। अवध मतलब लखनऊ, बेगम हजरत महल, उन्हीं को महक परी कहा जाता है। ठीक है। वाजिद अली शाह वहां के, उनके तो शौहर या कह सकते हैं उनके हस्बैंड वहां के राजा थे। ठीक है। महक परी बेगम हजरत महल, महल परी झांसी की रानी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। और भारत में कमेंट में बताइए इत्र की जनक कौन थी? इत्र की जनक भारत में नूरजहां की माँ, क्या नाम था बताएंगे उनका। ठीक है। तो अंग्रेजों का एक दुधारू गाय अवध को कहा जाता था। आते हैं 1850 में अंग्रेजों ने एक टैक्स लाया। कौन सा टैक्स? लेक्स लॉकी एक्ट। याद रखिए, लेक्स लॉकी एक्ट लाया। हिंदू से ईसाई बनने पर पिता की संपत्ति मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इसी को लेक्स लॉकी एक्ट कहा जाता है, और 1850 में आया। ठीक है। और एक आप ये भी जानते होंगे, पील आयोग का गठन हुआ था। पील आयोग भारत में कब आया? तो पील आयोग भी 1858 में आया। ठीक है। 1858 में पील आयोग आया, और महारानी विक्टोरिया ने इसको गठन किया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ाएंगे उस बीच आपको उसको भी बताएंगे, स्वतंत्रता के समय। मैगलस का कथन था, मैगलस एक अंग्रेज था, और देखिए वो क्या कहता है हर बात को। मैगलस कहता है कि दैवी योग से भारत का साम्राज्य मिला है, ताकि ईसाई धर्म का प्रचार दक्षिण से उत्तर तक फैलाया जाए। यह बात उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा। याद रखिएगा। वैसे ईसाई मसीहियों को भारत में रहने की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट से मिल गया। 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में जो है 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने के लिए आया। ईसाइयों को जो है भारत में रहने की अनुमति मिली, प्रचार प्रसार का कार्य मिला। भारत साथ तो लोग व्यापार बंद कर दिए, क्योंकि वो भारत में चाय और चीन देश के साथ व्यापार करने के लिए ऑर्डर किए थे। ठीक है। तो इसको देखिएगा, मैगलस क्या बोलते हैं, या पूछेगा दैवी योग से भारत का साम्राज्य अंग्रेजों को मिला, और ईसाई धर्म का प्रचार ताकि उत्तर से दक्षिण की ओर फैला जाए। यह कौन कहा? मैगलस ने कहा। ठीक है। वेदों की ओर वापस लौटो, किसने कहा? स्वामी दयानंद। एग्जाम में आया था, वेदों की ओर वापस लौटो किसने कहा? स्वामी दयानंद ने।
मंगल पांडे का कथन था, मंगल पांडे, धर्म के लिए विजय पर उतर पड़ो। ठीक है, धर्म के लिए विजय के लिए उतर पड़ो। जब सैनिक विद्रोह होता है बैरकपुर कलकत्ता में, ठीक है, आप जानते भी होंगे गाय और सुअर का मांस था और उसको जो दांत से खोलना पड़ता था कारतूस को चलाने के लिए, तो उस समय इन्होंने एक बाघ नामक अंग्रेज की हत्या कर दिया था और बैरकपुर में पहली बार उन्होंने सैनिकों ने विद्रोह किया था। बाद में इनको फांसी दे दिया गया था। फांसी देने से पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था कि धर्म के लिए सब लोग विजय पर उतर पड़ो। अभी एक फिल्म आई थी मंगल पांडे, आमिर खान की, ठीक है, इधर मूवी भी देखने का आपका मन करे तो वही मूवी देखिए जो एग्जाम से संबंधित हो। और 10% लिंडमान का नियम जानते होंगे, ईवीएस पढ़े होंगे आप लोग। लिंडमान का नियम क्या है? 10% का नियम, ठीक है, यानी अगर 100 क्वेश्चन आएगा तो 100 क्वेश्चन का 10% करेंगे तो 10 क्वेश्चन होगा, यानी 24 घंटे में आपको कम से कम 10 घंटा पढ़ना ही चाहिए। बहुत अच्छा मौका मिला है आपको और एग्जाम थोड़ा सा आगे चला गया है, आराम से पढ़िए, ठीक है। और जो लोग वीडियो को लाइक न किए हों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, उससे सभी जानकारियां दी जाती है। यह चैनल यूपीएससी के लिए समर्पित है और मैं भी, आप लोग हाथ पैर धो के पढ़े हैं और मैं नहा धो के पढ़ गया हूँ यूपीएससी के पीछे तैयारी कराने के लिए, ठीक है। इधर 1-2 दिन से मैं बिजी था निजी कारणों की वजह से, इसलिए वीडियो नहीं आ रहे थे। अब क्रम से ही वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बस शूट नहीं हो रहा था, रेडी सारे हो चुके थे। मिर्जा गालिब का कथन था, देखिएगा, मेरे सामने रक्त का एक समुंदर, इनकी शायरी है किसका? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था और बहादुर शाह द्वितीय के समय ये शायरी के माध्यम से आंदोलन किया करते थे, ठीक है। तो इनकी एक फेमस शायरी है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि मेरे सामने रक्त का एक समुंदर है, इनका कहना है मिर्जा गालिब का, ठीक है। फिरोज, जब 1857 की क्रांति होती है तो जगह जगह राजाएं अपने अपने क्षेत्रों से अंग्रेजों का विरोध करते हैं, युद्ध करते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से करती हैं, आप जानते हैं, और अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध कालपी में होता है। ये झांसी से जाती हैं भाग के ग्वालियर। एक कथन ये भी आता है, कहाँ के राजा अंग्रेजों के साथ थे और जनता रानी लक्ष्मीबाई के साथ थी, तो ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया। तो जब रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं, आप याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई के विषय में प्रश्न आता है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की राजकुमारी थी, किस किस राजा की पुत्री थी? तो बनारस के राजा की पुत्री थी। इनका बचपन का नाम क्या था? मनु था, छबीली था, ठीक है, मणिकर्णिका इनका नाम था। और इनका शादी किससे हुआ था? तो गंगाधर राव से। इनके दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो दामोदर राव नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न आता है, जब अंग्रेज यूरोज ने इनकी शहीद कर दिया तो एक प्रश्न आता है कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द रानी लक्ष्मीबाई थी, याद रखिएगा, ठीक है। रानी ने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली लाड़ी रानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, ये हीरोज में। उसके बाद कुंवर सिंह, 1857 का जब युद्ध होता है तो जगह जगह से मैंने बताया, बिहार से कुंवर सिंह, हाथ में गोली लगी, हाथ में गोली लगी, हाथ कटा, झंडे के नीचे ही मर गए और मरने के बाद इनके लड़के अमर सिंह नेता बन गए, ठीक है। ये कहा जाता है, ये किसके विषय में? तो कुंवर सिंह के विषय में कहा जाता है। कैनिन का कथन था, कैनिन का क्या कथन था कि भारतीय शासकों ने तूफान को रोकने के लिए अवरोध का कार्य किया। जो 1857 की प्रथम क्रांति होती है तो भारतीय शासकों क्या किए, सब इसको जो है, ये भारतीय शासकों ने तूफान को रोकने के लिए अवरोध का कार्य किया। किसने कहा? कैनिन ने कहा। कैनिन गवर्नर जनरल के विषय में सब कुछ आप जानेंगे, जो कुछ पढ़ना है सब जानिएगा। कैनिन के विषय में जानते होंगे, कैनिन वो भारत का प्रथम वायसराय था। इसी के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। कैनिन ही सबसे पहले 3 जगह विश्वविद्यालय खोला। कैनिन ही भारत में सबसे पहले जो है हाईकोर्ट की स्थापना किया और कैनिन के समय ही भारतीय दंड संहिता आई थी। आप जानते होंगे कैनिन के समय ही महारानी विक्टोरिया भारत में आई थी, ठीक है। और कहा जाता है कैनिन ने ही विधवा पुनर्विवाह को जो है पास किया था। ये भी एक प्रश्न इनके विषय में आते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। जॉन लॉरेंस के विषय में कहा जाता है, जॉन लॉरेंस एक अंग्रेज था और इनके विषय में कहा जाता है, अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम हार जाते हैं, ठीक है। यह 1857 की कहानी चल रही है, उसके विषय में कहा जाता है, ठीक है। आते हैं हम लोग तिलक के विषय में। याद रखिएगा, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जितने भी अगर स्टेटमेंट खराब तीखा अगर आया किसी का तो वो तिलक का आंसर लगाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा तिलक क्या क्या कहते हैं। तिलक जो है गीता रस नाम की पुस्तक लिखते हैं, कमेंट में बताइए किस जेल से लिखते हैं। तिलक क्या कहते हैं? दूसरे के पत्नी का खर्चा उठाने के समान रेल व्यवस्था है। भारत में जब 1853 में डलहौजी ने रेल बिछाया तो तिलक इस विषय में कहते हैं कि ये रेल बिछा के
आप जो है दूसरे के पत्नी खर्चा उठाने के बराबर कार्य कर रहे हैं। और आप जानते होंगे भारत में सबसे पहले रेल मद्रास में बनने वाला था, लेकिन मद्रास से कहाँ बना, सबसे पहले चला मुंबई में, मुंबई से था में 34-35 किलोमीटर चला, वो बात अलग है। और उसके बाद प्रश्न आता है वर्तमान में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। ट्रेन की बात आ गई तो कुछ चर्चा कर लिया जाए। तो वर्तमान में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी चलती है, T18 या वंदे भारत। तो वर्तमान में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी तो सुपरफास्ट की, ठीक है। चलिए आते हैं इसमें आगे देखा जाए। जीवी जोशी का क्या कथन था। जीवी जोशी क्या कहते हैं कि भारत के तरफ से रेलवे ब्रिटिश उद्योगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जैसा है, ठीक है। भारत की तरफ से रेलवे ब्रिटिश उद्योगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जैसा है। जब आपको पढ़ाएंगे, हम अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेंगे, तो अंग्रेजों ने जो पूंजीपति थे ब्रिटेन के, उनको कई तरह से लाभ देने के साथ जो है भारत में तेजी से कार्य किया। रेल बिछाने का उनका कार्य यही था कि यहाँ से कच्चा माल आराम से बंदरगाहों तक जाए और वहाँ से वो क्या करें कि यहाँ के माल को लेकर चले जाएं, ठीक है। अब देखिएगा, इन्हीं दोनों के जवाब में एडिसन अर्नाल्ड अंग्रेज थे, उन्होंने कहा रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो अकबर और टीपू सुल्तान नहीं कर पाए। याद रखिएगा, रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो अकबर और टीपू सुल्तान नहीं कर पाए। इनका कथन है एडिसन अर्नाल्ड का, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, अब इनका देखिए, दादा नौरोजी का लंदन के एक लेख निकाला कि इंग्लैंड डेस्ट टू इंडिया, इसी में धन निकासी के सिद्धांत को दिया गया। दादा भाई नौरोजी के विषय में जानते होंगे आप, पारसी धर्म के थे, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, धन निकासी का ये सिद्धांत इन्होंने बताया था। भारत में जेल में बंद कैदियों के आधार पे सबसे पहले राष्ट्रीय आय की उन्होंने घोषणा किया था और इन्होंने अपना ये धन निकासी के सिद्धांत पे दुख व्यक्त किया था, ठीक है। ये एग्जाम में आपके प्रश्न आया था, देखिएगा प्रश्न क्या आया था। ये एग्जाम में आपको ये पूछा था, बुक और लेखक पूछा था, रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त के नाम से आया था, ठीक है। यहाँ देखिएगा, रमेश चंद्र दत्त या आरसी दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास की प्रथम पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, ठीक है। और इनका कथन था कि सूर्य द्वारा जल का ग्रहण करना ही अंग्रेजों को कर देने की जैसा है। अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर टेम्स नदी कहाँ है, लंदन में, टेम्स नदी के किनारे वर्षा करता है और राजाओं द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा करता है। आरसी दत्त क्या कहते हैं कि जो अंग्रेजों को कर दोगे वो क्या करेगा, टेम्स नदी घाटी में वर्षा करेगा, ठीक है, और भारत को कर दोगे तो गंगा नदी घाटी में, इनका कहना था। शिशिर कुमार घोष, याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया जाता है और जो एग्जाम में आता है मेरा वर्षों के अनुभव से जो मुझे आइडिया मिला है। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार अपनी पत्रिका के संपादक किया था और ये कहते हैं कि अंग्रेज यह नहीं जानते कि इस शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन क्रिया, इस शल्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उनका मरीज किस परिस्थिति में पहुंच जाएगा। टैक्स को लेकर जो अंग्रेज टैक्स लेते हैं, आप जानते होंगे अंग्रेजों के टैक्स लेने के प्रमुख 3 थे और तीनों माध्यम से भारतीयों के किसानों से, लोगों से टैक्स लेते थे। तो वो यही कहते थे कि उनको जब टैक्स लेंगे यानी एक ऑपरेशन करने के बराबर है, उनका मरीज कहाँ पहुंच जाएगा उसको ये नहीं जानते हैं। ए हुम के विषय में कहा जाता है कि ए हुम का विचार था कि क्यों न एक ऐसा संगठन बना दें जिसमें लोग बैठेंगे, अपनी समस्या कहेंगे, हमारी नीतियों को समझेंगे, उसे ही सेफ्टी वॉल का सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए ए हुम ने क्या किया, 28 दिसंबर और 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दिया, ठीक है। इसने किया ए हुम ने। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले का कथन था कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं कर सकता, यह कथन किसका था, तो गोपाल कृष्ण गोखले का था। क्लियर है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का भी एक कथन था कि भारत के सभी गवर्नर जनरल में सबसे प्रसिद्ध गवर्नर, लोकप्रिय गवर्नर जनरल रिपन थे। रिपन को सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल किसने कहा, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। तो रिपन ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत में सबसे लोकप्रिय हो गए। तो रिपन ने भारत में क्या किया, तो नियमित जनगणना 1881 में करा दिया, 82 में हंटर आयोग लाया, भारत में सेंसेक्स लाने वाला रिपन, भारत में अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी व्यवस्था या नगर पालिका को लाने वाले रिपन, इल्बर्ट विवाद किसके समय आया, रिपन के समय आया। 1878 में लिटन ने एक वर्नाकुलर टैक्स लगाया था,
उस वर्नाकुलर टेक्स्ट एक्ट या मुंह बंद करने वाला प्रेस का नियम किसने रद्द किया? तो रिपन ने रद्द किया। और रिपन ने भारत में कारखाना अधिनियम लाया, जिसके तहत 14 साल के अंदर के बच्चों को जो है कारखानों पे नहीं रखना है। ठीक है, ठीक है। रिपन ने काफी काम किया था भारत में, और इसलिए उसका नाम जो है सबसे प्रसिद्ध किसने का? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कारखाना अधिनियम कौन लाया? रिपन ने लाया था। एज उस समय कम था बच्चों का। ठीक है। नौरोजी का कथन है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। यह कथन किसका है? नौरोजी का था, यानी दादा भाई नौरोजी का था। और लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, किसने कहा था? तो अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति ने कहा था। नाम क्या है आप बताइए। ठीक है। डफरिन का कथन था। ठीक है। एग्जाम में आएगा कि गवर्नर जनरल के विषय में प्रश्न आएगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो डफरिन थे। जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लिनलिथगो थे। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। तो जब भारत में पहली बार राष्ट्रपति भवन बना तो कौन थे? इरविन थे। ठीक है। ऐसे एग्जाम में कई आपके प्रश्न आएंगे कि जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो कौन थे? कैनिंग थे। ये सब आप रट जाइएगा, एग्जाम में ये सब आएगा। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की जा रही थी उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। इसी प्रश्न है। या बंगाल विभाजन हुआ तो कौन थे? कर्जन थे। तो उस चैप्टर को देखिएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको याद हो जाए। आराम से पढ़िए, घबराइएगा नहीं। जिनका भी जीएस कमजोर है एकदम नहीं घबराएंगे। क्लास को ऐसे देखते रहिए कंटिन्यू और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है। और कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है। कर्जन का कथन था। देखिएगा कर्जन का क्या कथन था कि कांग्रेस एक गंदी चीज है। कर्जन कहते हैं कांग्रेस एक गंदी चीज है और कांग्रेस लड़खड़ा कर नष्ट हो रही है, और भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा है कि कांग्रेस की मृत्यु में मैं सहायक हो जाऊं। बंग भंग करने वाले बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। कौन? कर्जन। ये क्या कहते हैं? कांग्रेस एक गंदी चीज है। ठीक है। फिरोज शाह मेहता, देखिएगा फिरोज शाह मेहता का कथन था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। ये स्टेटमेंट कहां से आता है कि जब 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है तो अब देखिएगा नरम दल वाले अपना अलग स्टेटमेंट देते हैं, गरम दल वाले अलग देते हैं। बस याद रखिएगा गरम दल में 3 लोग का नाम जानिएगा, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, चौथा नाम जानिएगा। ठीक है। बाकी जितने भी नेता का नाम जानिएगा अब वो नरम दल के थे। तो वो लोग क्या कहते हैं कि कांग्रेस के विरोध में स्टेटमेंट देते हैं, कुछ लोग उनके पक्ष में देते हैं। यहाँ शुरू होता है, जैसे तिलक क्या कहते हैं? तिलक कहते हैं, ये भी गरम दल के थे, कि साल में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होगा। किसको कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहते हैं। आते हैं 32 पे। गोखले का कथन है कि आबादी का अधिकतर हिस्सा अज्ञानी है, सनातनी भाव से चिपका है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को समझने के लिए असमर्थ है, इसीलिए गर्म होने की आवश्यकता नहीं है, नरम से काम किया जाए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं अपनी पुस्तक ए नेशन इज मेकिंग, ये इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, में कहा गया है इंग्लैंड हमारा राजनीतिक नेता है। अक्सर होता क्या है कि जिस हीरो की फिल्म, जिस हीरोइन की फिल्म हिट हो जाए उसी को हम लोग पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, उसी से ऑटोग्राफ जगह जगह मिलना, उसका फोटो लगना, याद करना, ये हम करते हैं। सेम एग्जाम में वही है, जो लाइन एग्जाम में आ जाए, जो प्रश्न एग्जाम में आ जाए वो सुपर हिट हो जाता है और उसी को आप लोग समझते हैं, वही बार बार नहीं आएगा। उसी समकक्ष में बनाता हूँ और निश्चित फंसेगा, आप घबराइएगा नहीं। ठीक है। आराम से पढ़िए, देखिए इसको। ठीक है। और ये देखिएगा एग्जाम का डेट नहीं रहता है तो पढ़ने मन नहीं लगता है, मैं समझ रहा हूँ। मैक्सिमम लोग का मन भी नहीं लग रहा होगा, इसी बहाने आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो प्रण कर लीजिए कि वीडियो पूरा देखेंगे और जो सर बताएंगे ध्यान से समझेंगे। लाला लाजपत राय का कथन था, क्या कथन था? देखिएगा लाला लाजपत राय और एपी इंडिया वाले, हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर जनता की ओर करना होगा, हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर झोपड़ियों की ओर मोड़ना होगा, हम अपना मुंह सरकार से अपील करने के लिए न खोलें बल्कि आम जनमानस से अपील करने के लिए खोलें। ठीक है, बताए थे लाल बाल पाल। आते हैं क्वेश्चन 33 पे आते हैं। लाला लाजपत राय का दूसरा कथन क्या, देखिएगा, नरमपंथियों ने 20 वर्षों तक जो निरर्थक आंदोलन चलाया,
इनको रोटी के स्थान पे पत्थर मिला, इसलिए अब नरम से काम नहीं चलेगा, गर्म हो लिया जाए तब काम चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लाला लाजपत राय कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसों का अधिवेशन होता था वो क्या कहते हैं कि शिक्षित बेरोजगारों का राष्ट्रीय मेला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चापलूसों के सम्मेलन या छुट्टियों का मनोरंजन है। फिर देखिएगा बिपिन चंद्रपाल क्या कहते हैं, बिपिन चंद्रपाल कहते हैं कि याचना संस्था है ये। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, ये पॉइंट नंबर 39 पर, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस अधिवेशन को कहा कांग्रेस के नेता पदों के भूखे हैं सब कांग्रेस वाले। ठीक है, अब आएंगे हम लोग नीचे, नंदलाल बोस, याद रखिएगा नंदलाल बोस के विषय में पहला प्रश्न मैं बता दूं कि भारत में छात्रवृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति नंदलाल बोस। या पूछेगा कि संविधान के प्रथम पेज पे चित्र कौन बनाया, या संविधान के पन्नों पे भारतीय संविधान को जब लागू किया गया तो जो संविधान बना था उनके पेज पे चित्र कौन बनाया, तो कौन, तो नंदलाल बोस ने। गोखले का कथन है कि बंग भंग एक निर्मम भूल है और कर्जन औरंगजेब के समान है। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा कि कर्जन को जो है औरंगजेब के समान कहा गया, किस व्यक्ति ने कहा, क्या आंसर देंगे, गोखले ने, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। क्लियर है। आते हैं मिंटो ने क्या कहा, मिंटो के विषय में आप जानते होंगे, सूरत में कांग्रेस विक्टर हमारी सबसे बड़ी जीत है, मिंटो का कथन है। इसके बाद मैं गवर्नर जनरल का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और आज ही कल में वो वीडियो आएगा, उसको भी देखिएगा। ठीक है, तब आपको इसके बाद फिर दोबारा इसको देखिएगा और जल्दी समझ में आ जाएगा। लेनिन का कथन है अब भारत को अंग्रेज अधिक दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं क्योंकि भारत का मजदूर जाग चुका है। इस भारत का हाथ और पैर मजदूर और किसान है। ठीक है, प्रश्न आएगा क्या एग्जाम में आपके, अब भारत को अंग्रेज अधिक दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं क्योंकि भारत का मजदूर जाग चुका है। यह कथन किसका है, लेनिन का है। ठीक है, आरसी मजूमदार का कथन है कि पाकिस्तान की नींव 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही रख दिया गया था। ठीक, किसका कथन था, आरसी मजूमदार का। गांधी जी का कथन था कि लखनऊ अधिवेशन शिक्षित एवं धनी मुसलमानों का एक समझौता था। ठीक है, आपको मालूम होगा कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है भारत में आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 15 में आए और 16 में लखनऊ अधिवेशन में वो शामिल हो गए। ठीक है, और उसी में तिलक जी को दोबारा शामिल कर लिया गया, यानी बेसेंट की सिफारिश पर। उसके बाद देखिएगा यजुर्वेद में कहा गया है, यजुर्वेद, ठीक है, जिसको गद्य पद में भी लिखा जाने वाला वेद कौन सा है, यजुर्वेद। ठीक है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर कड़कड़ में रहता है। एक जब महात्मा गांधी वाले चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रेरित थे किससे, यजुर्वेद से। जैसे हम लोग कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, महात्मा गांधी कहते थे ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा कि महात्मावादी किस बात से प्रेरित थे, तो महात्मावादी आदर्शवाद से प्रेरित थे। और आदर्शवाद के जनक कौन है, तो प्लूटो हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर किस बात से प्रेरित थे, तो प्रकृतिवाद से प्रेरित थे। तो प्रकृतिवाद के जनक कौन है, रूसो हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 47। गांधी का मत है कि सत्य ही ईश्वर है। 48 में देखिएगा लिखा गया है, गांधी का कथन था कि यह धनी हिंदू मुस्लिम अमीरों का सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हर वर्ष अधिवेशन होता है, उनके विषय में गांधी जी कहते हैं ये धनी मुस्लिम का सम्मेलन है। गांधी जी दोबारा स्टेटमेंट देते हैं, ये साम्राज्य हमारा है और साम्राज्य की सेवा न करना आत्महत्या के समान है। जब आपको पढ़ाया जाएगा भारत में जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब 14 से लेकर 19 तक विश्व युद्ध होता है, तो अंग्रेज गांधी जी से, राजेंद्र प्रसाद से सबसे कहते हैं कि प्रथम विश्व में हम लोग की तरफ से भारतीय जवानों को शामिल करिए, उनको सेना में भर्ती कराइए और विश्व युद्ध में वो जो हमारे साथ दें, और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे। और ऐसा अंग्रेजों ने नहीं किया, इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन चलाया, मुस्लिम संगठन के खिलाफत आंदोलन चलाया। याद रखिएगा। और अंग्रेजों ने बातों से मुकर गए, इसीलिए 1922 में भारत में जो है संविधान बनाने की मांग कौन करते हैं, महात्मा गांधी करते हैं। लेकिन 1895 में स्वराज अधिनियम के
के माध्यम से तिलक सबसे पहले जो है भारत में संविधान बनाने की मांग करते हैं। फिर 1934 में मानवेंद्र नाथ राय करते हैं। ये करके आपको भारतीय संविधान के सभी चैप्टर में आगे आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा C.F. एंड्रूज क्या कहते हैं, जानबूझकर की गई क्रूर कार्रवाई है। कौन कहते हैं, C.F. एंड्रूज। गांधी जी का दोबारा कथन देखिएगा, पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती है। ये कब कहा जाता है, जब जालियांवाला बाग कांड हो जाता है। तो जालियांवाला बाग कांड होने के बाद अंग्रेजों द्वारा एक समिति बैठती है, इधर कांग्रेस द्वारा एक समिति बैठती है, तो वो अपनी अपनी बात को कहते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती है, जो अंग्रेजों की तरफ से जालियांवाला बाग कांड के पक्ष में जो रिपोर्ट आई है उसके एवज में कहते हैं। C.R. दास क्या कहते हैं कि शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वराज नहीं। कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह अमीरों भारतीयों की स्वतंत्रता। ये एग्जाम में आ चुका है, देखिएगा ये एग्जाम में आपके आ चुका है, पिछली वर्ष आया था 22 में आया था, ये 21 में आया था, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये सब इसी में से एग्जाम आएगा, और कहाँ से आएगा। जो एग्जामिनर कोई अगर प्रश्न सेट करेगा वो भी तो कोई अनुभवी टीचर होगा या तो उसी से बनाएगा, बाहर से बना नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए गांधी जी फिर क्या कथन करते हैं, अगर इन कार्यक्रम पर अमल किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर आजादी मिल जाएगी। इस पर ये जब भारत महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन चलाते हैं, और असहयोग आंदोलन क्यों रोक देते हैं, तो 1922 में चौरी चौरा जो कांड होता है तो रोक देते हैं। तो उसी असहयोग आंदोलन के दौरान कहते हैं कि अगर इस पर अमल कर दिया जाए तो 1 वर्ष के भीतर आज़ादी मिल जाएगी। मैं समझ रहा हूँ आप लोग को ये क्लास बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको हमने दिखाया कि प्रश्न आते हैं और आएंगे, और जो चीज़ जिस सब्जेक्ट से आपको जो चीज़ बोरिंग लगे उसको बार बार पढ़िए, बार बार देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इतिहास मैं समझ रहा हूँ साइंस वालों का, संस्कृत वालों का, आर्ट वालों का, बहुत से लोगों का भी कमज़ोर है, तो घबराइए नहीं। जैसे पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एक योजना के तहत पढ़ाया जा रहा है, और योजना के तहत ही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। गांधी जी का देखिएगा यहाँ कथन क्या है। गांधी जी कहते हैं अगर इन कार्यक्रम पर अमल किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर ही आज़ादी मिल जाएगी। फिर टैगोर क्या कहते हैं कि जो असहयोग आंदोलन में तुम लोग कपड़े जला रहे हो विदेशी, उसके विषय में क्या कह रहे हैं कि यह विदेशी वस्त्रों की होली जलाना निष्ठुर बर्बादी है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, पॉइंट नंबर 55 पे। गांधी जी फिर कहते हैं जो इनके साथ हो रहा है वही बर्ताव सही है। उसके बाद गांधी जी, C.R. दास और ये मोतीलाल नेहरू का संयुक्त बयान आता है कि जो स्वराज पार्टी के लोग जीत कर गए हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं। इसी को गांधीदास फैक्ट 1924 कहा जाता है। इसके विषय में थोड़ा आपको जानना चाहिए। जब महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन चलाते हैं, और जो है 5 फरवरी, कहीं कहीं 4 फरवरी भी लिखा हुआ है, 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है, और मार्च में 10 मार्च को इनको महात्मा गांधी को जब अंग्रेजों द्वारा बंदी बना दिया जाता है तो इनको सजा हो जाती है। सजा हो जाने के बाद 22 में ये बंद हो जाते हैं, तो इनकी स्वास्थ्य को देखते हुए बाद में फिर ये रिहा हो जाते हैं। जब रिहा होते हैं तो ये देखते हैं कि 1923 में एक स्वराज पार्टी, कांग्रेस से अलग हट के एक स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हो जाती है, C.R. दास और जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा। तो वो क्या करते हैं कि अब देख रहे हैं कि कांग्रेस का विघटन हो रहा है, भारतीय सब अलग अलग बिखर रहे हैं, इनको एक जगह एकजुट किया जाए। तो वह बम्बई में सम्मेलन करते हैं और बम्बई में इन लोग से मिलते हैं, और बम्बई से क्या करते हैं, ये संयुक्त रूप से तीनों लोग बयान देते हैं कि भाई जो हम लोग अलग पार्टी बनाए थे, स्वराज पार्टी बनाए हैं, जिसमें सीट हम लोगों ने जीता, वो ये जो स्वराज पार्टी है ये कांग्रेस की है। यानी गांधी जी पॉलिटिक्स के माध्यम से दोबारा उस स्वराज पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर देते हैं, और स्टेटमेंट क्या निकालते हैं कि जो स्वराज पार्टी के लोग जीत कर गए हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं। यही तो गांधीदास पैक्ट कहा जाता है। एक और पैक्ट आएगा, पूना पैक्ट, बाद में बताएंगे, ठीक है। गांधीदास पैक्ट 1924 कहा जाता है, और ये भी एग्जाम में आ चुका है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक बार और आखिरी बार अध्यक्ष बने थे, वो भी कब, बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में है। एल राय का कथन है कि मेरे सर पे, यानी लाला लाजपत राय का कथन था कि मेरे सर पर मारी गई हर लाठी का आखिरी कील होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे। ये कथन कब आता है, आप जानते होंगे। साइमन कमीशन की स्थापना कब होती है, 1927 में। भारत में साइमन कमीशन कब आता है, 1928 में। साइमन कमीशन के विरोध में काले झंडे उसे दिखाए जाते हैं। भारतीय साइमन कमीशन का जो विरोध क्यों करते हैं, साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रमुख कारण है कि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये साइमन कमीशन कहाँ से आ गया,
जब 1919 में जलियांवाला बाग कांड होता है तो उस कांड के बाद जब अंग्रेजों ने समिति बनाया, जब जांच किया, तो वो वहां एक घोषणा करते हैं कि हम भारत की हर 10 वर्ष पे समीक्षा करेंगे। तो 1919 के बाद 1929 में जो है अंग्रेजों द्वारा भारत में समीक्षा होना था, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय चुनाव होने जा रहा था, तो उन्होंने इस बात को दोबारा पुनः घोषणा किया कि हम लोग 1919 में न करके 1 साल पहले ही जो है भारत की समीक्षा कराएंगे। उसी समीक्षा कराने के उद्देश्य से साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी, जिसमें जितने 7 सदस्य थे वो सब क्या थे, अंग्रेज थे, मतलब ब्रिटेन के थे, कोई भारतीय नहीं था। इसीलिए साइमन कमीशन के विरोध में जो है कराची में जो है कहा जा सकता है कि विरोध किया जा रहा था। वहां लाला लाजपत राय को लाठी लग गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उसका बदला भगत सिंह ने ले लिया और बाद में भगत सिंह और बसुरा तीनों लोग को मिला के जो है 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, वो बाद में उस कहानी को बताई जाएगी, वो बाद की बात है। ठीक है, तो प्रश्न आपके एग्जाम में क्या आएगा कि मेरे सर पे मारी गई हर लाठी का आखिरी कील होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना तैयारी करो कि यूपीएससी के कहीं से प्रश्न आए, समझ लीजिए एकदम समझिए धुआं धुआं हो जाए। ठीक है, गांधी जी का कथन दोबारा क्या निकलता है कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। जब लाला लाजपत राय की कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाती है तो गांधी जी क्या कहते हैं कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। बर्केनहेड की चुनौती थी, क्या चुनौती थी देखिएगा, कि भारतीय स्वयं से संविधान का निर्माण नहीं कर सकते, ये कहना था इनका। गांधी जी का क्या कहना था, मैंने रोटी मांगी और रोटी के बदले पत्थर मिला, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त, चलो नमक बनाने, ठीक है, चलो आंदोलन करने, चलो यात्रा करने। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा उसी विरोध में होने लगा। मोतीलाल नेहरू क्या कहते हैं दांडी यात्रा के विषय में? हाँ, ये प्रश्न आया था, देखिएगा प्रश्न किस में आया था, ये अभी हम दिखा रहे थे आप लोगों को। ठीक है, मोतीलाल नेहरू क्या कहते हैं कि दांडी यात्रा की तुलना भगवान श्री राम की लंका से की। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस, यही प्रश्न आया था, सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं कि दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की यात्रा पेरिस से अल्बा तक की। क्लियर है? अब देखिएगा अंग्रेज व्यंग स्वरूप क्या कहते हैं कि गांधी तब तक समुद्री जल को उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेट न मिल जाए। डोमिनियन स्टेट क्या है? अंग्रेजों ने जो है ऐसे समझिए, डोमिनियन स्टेट उसमें पढ़ा जाए। डोमिनियन स्टेट मतलब वो कहते हैं कि भारतीय कहते हैं कि अंदर का जो है संविधान साम्राज्य हम लोग को दे दीजिए और वह रूप से आप देखिए। ठीक है, तो उसी को डोमिनियन स्टेट के नाम से जाना जाता था। एक अंग्रेज क्या कहता है, और गांधी जी दांडी यात्रा के बाद कहाँ चले जाते हैं, जाके वहीं पे नमक बनाते हैं। अंग्रेज क्या कहते हैं कि आप नमक बना सकते हैं लेकिन खाने भर का एक समझौता होता है, आगे उसको बताया जाएगा। यहाँ देखिएगा 64वां पे आते हैं हम लोग। अंग्रेजों का कहना था एक व्यक्ति समुद्र के किनारे यदि नमक बना रहा है तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गांधी जी का फिर कथन आता है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस युग में मैं विश्व की सहानुभूति से कामना करता हूं। ठीक है, सरोजिनी नायडू का कथन आता है गांधी और इरविन दो महात्मा माना। ये कथन उन कहती हैं जब इरविन और गांधी के बीच में समझौता होता है, उस समझौते के तहत जो है महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो जाते हैं। और अंग्रेज कहते हैं कि कैदियों को जिनको हम लोगों ने बंद किए हैं उनको हम लोग छोड़ रहे हैं, सिर्फ उनको नहीं छोड़ेंगे जो क्रांति गतिविधियां या मारकाट में शामिल थे। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि आप सत्याग्रह के अनुरूप नमक बना सकते हैं, प्रत्येक भारतीय नमक बना सकता है लेकिन अपने आवश्यकता के अनुसार बना सकता है। कमर्शियल रूप से अंग्रेज जो है नमक बनाने का छूट नहीं देते हैं। कराची अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, याद देखिएगा। कराची अधिवेशन में कहा गया कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा ये। ठीक है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन होता कब है? 1931 में। अध्यक्ष कौन रहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी कराची अधिवेशन में भारत में मूल अधिकार मूल कर्तव्य पास होते हैं। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल का कथन आता है गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। डॉक्टर अंबेडकर का कथन है कि गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उड़ाते हैं। किनका कथन था? डॉक्टर अंबेडकर का। हम लोग 101 पढ़ेंगे, शुभ है 101 कथन शुभ है। अब आने वाले हम लोग 69 पे। फ्रैंक मॉरिस एक पत्रकार होते हैं, याद रखिएगा। जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब जाते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है? सेंट पॉल पैलेस लंदन में होता है।
तो उस पैलेस में जब सीढ़ी पे चढ़ रहे थे तो एक पत्रकार ने इसको कवरेज किया था। क्या स्टेटमेंट आता है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है, याद रखिएगा, अभी इसकी चर्चा करने पहले इसको देखा जाए। फ्रैंक मॉरिस का कथन था कि अर्धनग्न फकीर के द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बातचीत हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियों पर चलने वाला दृश्य अद्भुत है। ठीक है। टैगोर का कथन है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए आपका एक उत्कृष्ट बलिदान है। जब महात्मा गांधी बार बार क्या करते हैं, उपवास करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, तो इसके सपोर्ट में टैगोर जी क्या कहते हैं कि भारत की एकता अखंडता के लिए आपका एक उत्कृष्ट बलिदान है। जब महात्मा गांधी उपवास करते हैं और अंग्रेजों को लगता है कि अब ये मर जाएंगे तो उनको छोड़ देते हैं। ये भी कहा जाता है इतिहास में कि जब महात्मा गांधी को लगता है कि हम मर जाएंगे तो वो भी उपवास छोड़ देते हैं। दोनों कंडीशन आप देखेंगे ये घटना घटती है। ठीक है। गांधी जी का फिर कथन था, पट्टाभी की हार मेरी हार है। ये कब कहते हैं, याद रखिएगा, जब 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव होता है तो उसमें पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस आमने सामने होते हैं। सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। अब गांधी जी का कथन आता है कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। यह बात जब सुभाष चंद्र बोस सुनते हैं तो इस्तीफा दे देते हैं और अध्यक्ष कौन बन जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उस क्लास में बताएंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तो यहाँ देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। डोमिनियन स्टेट के विषय में यह कहते हैं। मुस्लिम लीग का कहना है कि पाकिस्तान की बात आपने नहीं की इसलिए ठुकरा रहे हैं। ठीक है, जब जब अंग्रेजों का प्रस्ताव होता है, कुछ बात होती है, तो ये मुस्लिम लीग कहती है कि पाकिस्तान की मांग करती है और उनका एक कथन है कि पाकिस्तान की बात आपने नहीं की इसलिए हम इस प्रस्ताव को, कई प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि पुराने मित्र, जब क्रिप्स मिशन आता है, ठीक, 1942 में, तो वो कुछ बातों को कहता है जिस बात को लेकर ये लोग, भारतीय लोग जो है सहमत नहीं थे। तो उसी पे ये जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए। शैतान का वकील मतलब कौन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, चर्चिल। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आया। और किसने भेजा, चर्चिल ने भेजा, याद रखिएगा। तो चर्चिल के विषय में क्या कहते हैं नेहरू कि मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे, इनको हम शामिल कर लें तो भारत कई राष्ट्रों में बंट जाएगा। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन के विरोध में जवाहरलाल नेहरू ऐसा कहते हैं। महात्मा गांधी क्या कहते हैं क्रिप्स मिशन को, कहते हैं क्रिप्स मिशन क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है। और क्रिप्स मिशन में दो तीन बात ऐसी कही जाती है जो है इस बात को लोग स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, गांधी जी का कथन है कि यदि कांग्रेस संघर्ष के मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। महात्मा गांधी एक कब बात कहते हैं, जब भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक बंबई से शुरू करते हैं, तो वो इस बात को कहते हैं कि अगर कांग्रेस भारत राष्ट्र छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं देगी तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा जो है संगठन खड़ा कर दूंगा। कब कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, करो या मरो का नारा कौन दिया, महात्मा गांधी। कब, भारत छोड़ो आंदोलन में। दिल्ली चलो किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है, और जय हिंद किसका नारा था, सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अब यहाँ नीचे देखते हैं, गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक में यह बात कहा, हम अपनी गुलामी को अस्थायी बनाए जाने देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या फिर मर जाएगी, अर्थात करो या मरो। पट्टाभी सीतारामैया का कथन था कि गांधी जी किसी अवतार की शक्ति से प्रभावित होकर भाषण दे रहे हैं। गांधी जी के ऊपर कोई अवतार की शक्ति आ गई जिस देश को जिसको प्रभावित होकर वो भाषण दे रहे हैं। 9 अगस्त 1942 को जब अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया तो क्या हुआ, ये सब नारा दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्वयं नेता है। ठीक है, हिटलर उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन का जब युद्ध स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दबाव पड़ा अंग्रेजों का, तो विदेश से भी कथन आने लगा। 1942 में हिटलर का कथन था उस समय कि युद्ध में जीव महत्वपूर्ण होता है न कि नीति। महात्मा गांधी को बहुत दिनों तक बंदी बना दिया गया। महात्मा गांधी जो है आगा खां पैलेस पूना में जो है उपवास पे आ गए, और जब यह बात पूरा अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा अंग्रेजों में तो कई जगह से स्टूडेंट आता है। अब देखिएगा हिटलर का क्या आता है कथन, युद्ध में जीव महत्वपूर्ण होता है न कि नीति।
अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कथन आता है कि दुनिया विश्वास नहीं करेगा कि हाड़ मांस के व्यक्तित्व भी भारत में आया था। आते हैं 82 पे कि 10 फरवरी 1943 से 21 दिन के लिए उपवास पर बैठ गए। महात्मा गांधी के संदर्भ में कहा जाता है, ऐसा लगा गांधी कभी भी मर सकते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने उनको छोड़ दिया। लेकिन गांधी जी को जब लगा कि वो मरने वाले हैं तो उन्होंने उपवास खुद को छोड़ दिया। चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्या कहता है, जो है जब महात्मा गांधी को बंद किया था उनकी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को चारों ओर से दबाव आता है अंतर्राष्ट्रीय, तो वो क्या कहते हैं, कंडा लकड़ी सभी का व्यवस्था जेल में करो और मरते ही इसको फूंक देना। किसका कथन है, चर्चिल का। चर्चिल का कथन है कि जब हम सारी दुनिया में जीत रहे हैं तो एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल का कथन है। भारत छोड़ो आंदोलन नाक में दम कर दिया था, सोच लीजिए। उसके बाद फ्रैंक मॉरिस, देखिएगा ये प्रश्न आप यहाँ डाउट करेंगे। फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा, न कि चर्चिल। रिपीट मैं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में फ्रैंक मॉरिस जो पत्रकार था उन्होंने कहा अर्धनग्न फकीर, चर्चिल मत लगाइएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आइएगा 46 में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा फ्रांस में बास्टिल का पतन हुआ। ईश्वरी प्रसाद का क्या कथन है कि फ्रांस में बास्टिल का पतन हुआ। अब बास्टिल क्या है, देखिए किला था जहां फ्रांस में कई कैदियों को बंद किया गया था और वहां एक आंदोलन होता है। आंदोलन के परिणाम स्वरूप उस बास्टिल किले से क्या होता है, सभी कैदी निकल के भाग जाते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो छोड़ो आंदोलन के बाद क्या होता है, एक ऐसी घटना घटती है कि अंग्रेज भी भारत छोड़कर भाग जाते हैं। यहां देखते हैं हम लोग, ठीक है। तेज बहादुर स्प्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को असामाजिक और अकल्पित कहा, ठीक है। थोड़ी देर और, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा। ये आते हैं हम लोग, अंबेडकर ने क्या कहते हैं कि कानून व व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है। भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट डॉक्टर अंबेडकर नहीं करते हैं। वो क्या कथन है उनका कि देखो भाई, भारत छोड़ो आंदोलन जो तुम लोग कार्य कर रहे हो वो ठीक वैसे ही है कि कानून व व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है, क्योंकि जबकि दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है। अगर क्या मैं आप लोग के एग्जाम के लिए लगातार बोल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या आप लोग वीडियो के लगातार इसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग 89 पे सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस मतलब क्या, उस समय आईएएस की परीक्षा को आईसीएस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जब आईएएस की इंटरव्यू दिए थे, आईसीएस की इंटरव्यू दिए थे, तो उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि वो जो सामने खिड़की के बाहर वो आप पेड़ दिखाई दे रहा है, बताइए यहीं से उसकी लंबाई कितनी है। तो सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत सोच के आंसर दिया, उसकी लंबाई उसके आधे से दुगनी है, ठीक है। ये कथन किसके विषय में कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस के विषय में। सुभाष चंद्र बोस ने जापान से रेडियो पर प्रथम संदेश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का संबंध जापान से है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से दिया, आजाद हिंद फौज की स्थापना किया, और दिल्ली चलो का नारा अंडमान निकोबार से दिया। जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार गिफ्ट में दिया था, ठीक है। और आते हैं हम लोग नेक्स्ट 91 पे सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो, दो नारा था। गोविंद बल्लभ पंत का कथन था, भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के प्रथम सूचना प्रसारण मंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के लौह पुरुष, भारत के बिस्मार्क गोविंद बल्लभ पंत क्या ये कहते हैं कि आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से किसी एक को चुनना होगा। याद रखिएगा। पटेल फिर क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम सूचना प्रसारण मंत्री। वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पटेल में जिन्ना विभाजन चाहते हैं कि नहीं, लेकिन हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, ये कौन का है, पटेल जी कहते हैं। गोविंद बल्लभ पंत, भारत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पुरुष में कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। और गोविंद बल्लभ पंत जलाशय कहाँ है, सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, ठीक है। और गोविंद जलाशय कहाँ है, गुरु गोविंद के नाम से, भाखड़ा नागल बांध के करीब सतलज नदी पर, ठीक है। अब देखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान का कथन क्या था, कांग्रेस नेतृत्व ने
उसके आंदोलन को भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया। किसका कथन था? खान अब्दुल गफ्फार खां को। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। जब दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो लाल कुर्ती संगठन के नाम से इन्होंने सहयोग किया था। और वह विदेशी व्यक्ति जिसे भारत का पहली बार सबसे बड़ा सम्मान, नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया, तो अब्दुल गफ्फार खां थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दिया था। किसने कहा था? माउंटबेटन। ठीक है, अभी एक पेज और है आखिरी के बाद। आजादी के दिन एस सुब्बलक्ष्मी, ठीक है, 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार को एस सुब्बलक्ष्मी के द्वारा 2 भारतीय गीत गाया गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनका कहना नहीं था, ये गीत गाए थे, इसे याद रखिएगा, इकबाल जी का था। और जनगण मन अधिनायक इन्होंने गाया था। सिस्टर निवेदिता के विषय में कहा जाता है, सिस्टर निवेदिता का कथन था कि ब्रिटिश साम्राज्य प्रत्येक स्तर पे भ्रष्ट है। ठीक है, मदन लाल ढींगड़ा ने फांसी से पहले एक कथन कहा कि भारतवासियों को यह सीखने की जरूरत है कि मरा कैसे जाता है, और यह सिखाने के का मेरे पास एक ही तरीका है कि स्वयं मरना। किसने कहा था? मदन लाल ढींगड़ा ने। राम प्रसाद बिस्मिल का कहना था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल। और आज की क्लास का आखिरी पेज यहां देखेंगे, लिखा हुआ है HSRA, चंद्रशेखर आजाद ने स्थापना किया था 1928 में। ठीक है, उसमें घोषणा किया गया था क्या? कि हम दया की भीख नहीं मांगते, हमारी लड़ाई आखिरी लड़ाई का फैसला है। यह लड़ाई या तो आजादी का होगा या मौत का होगा। जनता द्वारा जनता के लिए क्रांति। चंद्रशेखर आजाद। कौन सी पार्टी? HS राय, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, 1928। ठीक है, गांधी जी का कथन है, क्या कथन है? जितना रोमांच भगत सिंह के साथ जुड़ा है उतना किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा है। ठीक है, और इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। अन्य भी कथन और भी इसके आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ा जाएगा और सब कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक कर देना चाहिए। कंटिन्यूअस वीडियो मिले इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए समय से, और टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, उसमें हम लोग के कुछ नोट्स और वीडियो उस पर सबसे पहले भेज दिए जाते हैं। ठीक है, और जो लोग टेस्ट रिपोर्टर अगर लेना चाह रहे हैं तो हम लोग ने एक टेस्ट रिपोर्टर बनाया है, ये 999 रुपये का। इसमें आपका ये टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है। इसमें PDF नोट्स हिंदी इंग्लिश में, मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, सॉल्वर्ड पेपर और लाइव क्लासेस है। और आप चाहें तो इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है, आप चाहें तो ले सकते हैं। टेस्ट और वीडियो अनलिमिटेड बार इसको देख सकते हैं। इसमें अपडेट एग्जाम तक होता रहेगा, नए नए प्रश्न आते हैं। और जो बच्चे इसको परचेस किए हैं उनका अलग से टेस्ट होता है, अलग से क्लासेस, लाइव क्लासेस चलते हैं। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।